75 वर्षीय रामस्वरूप जी और उनकी पत्नी शांति देवी एक छोटे से शहर में रहते थे। रामस्वरूप जी ने जीवन भर सरकारी डाकखाने में काम किया था। उनकी पेंशन से और शांति देवी के हाथ के बुने स्वेटरों को बेचकर उनका गुजारा आराम से चल रहा था। उनके पास शहर के बीचों बीच एक 2 मंजिला पुराना घर था जो खुद रामस्वरूप जी ने अपनी पहली तनख्वाह से पाई जोड़कर बनवाया था। घर पुराना था पर उसमें बरसों की यादें और सुकून भरा था। उनकी इकलौती बेटी थी नेहा, जो पति प्रवीण के साथ मेट्रो सिटी में रहती थी। प्रवीण एक बड़ी IT कंपनी में ऊंचे पद पर था और उनका जीवन बहुत आलीशान था। एक दिन नेहा का फ़ोन आया, माँ, पिताजी, अब आप लोगों से अकेले रहते नहीं देखा जाता। इस पुराने घर में आप कब तक रहेंगे? मैंने और प्रवीण ने फैसला किया है कि आप दोनों हमारे साथ आ जाओ। पिताजी की भी उम्र हो गई है, मैं आपकी देखभाल करूँगी। रामस्वरूप जी को हमेशा अपनी स्वाधीनता प्रिय थी। उन्होंने कहा, बेटी, हमें यहाँ किसी बात की कमी नहीं है। हमें अपनी दिनचर्या, अपना मोहल्ला और यह घर बहुत पसंद है। नेहा जिद पर अड़ गई। पिताजी शहर में अच्छे डॉक्टर हैं और प्रवीण भी चाहता है कि आप हमारे साथ रहें। वैसे भी हमने एक नया 4 बेडरूम का बड़ा अपार्टमेंट देखा है। अगर आप एक पुराना मकान बेच दें तो हमें उस बड़े घर के लिए बड़ा डाउन पेमेंट मिल जाएगा। नया घर बड़ा होगा तो आपको एक बड़ा आरामदायक कमरा मिलेगा। प्रवीण ने खास तौर पर आराम का कमरा डिजाइन करवाया था। शांति देवी को बेटी का प्यार देखकर आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रामस्वरूप जी से कहा, चलो जी, बेटी इतना कह रही है तो चलते हैं। बुढ़ापे में बच्चों का साथ मिल जाएगा और नेहा हमारा ख्याल रखेगी। रामस्वरूप जी ने भारी मन से सहमति दे दी। उन्होंने अपना दशकों पुराना घर, जिस पर उनकी हर ईंट और मेहनत का पसीना था, बेच दिया। उन्हें 4 करोड़ रुपए मिले जो उन्होंने बिना किसी सवाल के प्रवीण के बैंक खाते में भेज दिए। कुछ हफ्तों बाद रामस्वरूप जी और शांति देवी अपने सारे सामान के साथ बेटी दामाद के आलीशान नए अपार्टमेंट में पहुंचे। नेहा ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, पर जल्द ही उन्होंने सच्चाई का सामना किया। 4 बेडरूम के फ्लैट में उन्हें सबसे छोटा, अंधेरा और हवा रहित कमरा दिया गया। यह आराम का कमरा नहीं बल्कि स्टोर रूम के बगल वाला कमरा था, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। नेहा ने कहा, माँ, पिताजी, यह कमरा आरामदायक है। बाकी 3 कमरे हमारे बच्चों के और मेहमानों के लिए हैं। आप दोनों एडजस्ट कर लीजिए। शांति देवी को घुटनों की तकलीफ थी, पर बहू होने के नाते नेहा उन्हें किसी काम में हाथ नहीं लगाने देती थी। यह सोचकर नहीं कि उन्हें आराम मिले, बल्कि इसलिए कि उनके तरीके से घर का काम खराब ना हो जाए। वह हमेशा कहती, माँ, आप रहने दीजिए। आपको पता नहीं है कि हमें किस ब्रांड का वाइप्स इस्तेमाल करना होता है। रामस्वरूप जी देखते थे कि कैसे नेहा और प्रवीण रोज शाम को दोस्तों के साथ पार्टी करते थे, महंगे रेस्टोरेंट में डिनर करते थे, पर माँ बाप के लिए ना तो 2 पल का समय था, ना कोई सम्मान। एक दिन रामस्वरूप जी की तबीयत खराब हो गई। शांति देवी ने घबराकर नेहा को बुलाया। बेटी, तुम्हारे पिताजी को बुखार आ गया है, डॉक्टर को दिखा दो। नेहा ने चिड़चिड़े स्वर में जवाब दिया, माँ, इतनी छोटी सी बात पर क्यों परेशान होती हो? आप लोग पेंशन में से अपनी दवाइयाँ और डॉक्टर का खर्च क्यों नहीं निकालते?
हमारा यहाँ पहले ही कितना खर्च है, आप लोग क्यों हम पर निर्भर रहते हैं। रामस्वरूप जी ने यह बात सुनी तो उनके हृदय में गहरा घाव लगा। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपना घर नहीं, अपनी आत्मगरिमा दामाद के कदमों में सौंप दी थी। उन्हें अपने बेचे हुए घर की कीमत अब साफ साफ नजर आ रही थी। उसी रात रामस्वरूप जी ने शांति देवी से कहा, शांति, यह हमारा घर नहीं है, हम यहाँ कैदी हैं। हमने अपना सारा जीवन एक ईंट के ठिकाने के लिए लगाया था, पर वह ठिकाना बेचकर हमने सबसे बड़ी गलती की। शांति देवी ने रोते हुए कहा, पर अब कहाँ जाएंगे, हमारे पास तो कुछ नहीं बचा। रामस्वरूप जी बोले, मैंने अपने गांव में पुरानी ज़मीन का एक छोटा टुकड़ा अभी भी अपने नाम रखा है, जिसके बारे में मैंने किसी को नहीं बताया। वह ज़मीन कीमती नहीं है, पर वह आज़ादी कीमती है। अगले दिन रामस्वरूप जी और शांति देवी चुपचाप गांव के लिए रवाना हो गए। गांव पहुंचकर उन्होंने वह ज़मीन बेच दी। उस रकम से उन्होंने गांव में एक छोटा सा पर पक्का और हवादार मकान बनवाया। बचे हुए पैसे से उन्होंने अपना एक छोटा बैंक खाता खोला और उसी से अपनी गुजारा शुरू कर दिया। जब नेहा को पता चला कि पिताजी ने ज़मीन बेचकर अपना घर बना लिया है तो वह गुस्से से भड़क गई। उसने फ़ोन किया, पिताजी, आपको पता है वह ज़मीन कितनी कीमती थी? आपने हमसे बिना पूछे कैसे बेच दी? वह तो हमारे बच्चों के लिए थी। रामस्वरूप जी की आवाज़ एक बार शांत थी पर लोहे सी मजबूत। बेटी, जो ज़मीन बची थी वह मेरे बुढ़ापे के सम्मान के लिए थी। तुमने और तुम्हारे पति ने हमें जो आराम का कमरा दिया उसमें हम घुटन महसूस कर रहे थे। अब हमने जो घर बनवाया है वह छोटा ज़रूर है, पर इसमें सुकून और चैन है। हमें तुम्हारी दौलत नहीं, तुम्हारा प्यार और सम्मान चाहिए था। जब दोनों ही नहीं मिले तो हमें अपनी दहलीज खुद बनानी पड़ी। नेहा के पास कोई जवाब नहीं था। रामस्वरूप जी ने फ़ोन काट दिया और शांति देवी की ओर देखकर मुस्कुराए। शांति देवी ने उनके कंधे पर सिर रखा। उन्हें एहसास हुआ कि पक्के रिश्ते घर के साइज से नहीं बल्कि दिल के सम्मान से बनते हैं। रामस्वरूप जी और शांति देवी अब अपने छोटे पर प्यारे से गांव के घर में थे। घर भले ही शहर के आलीशान अपार्टमेंट जैसा नहीं था, लेकिन यहाँ स्वच्छ हवा, खुली धूप और सबसे ज़रूरी आत्मसम्मान था। रामस्वरूप जी ने गांव की छोटी सी पंडिताई शुरू कर दी, जैसे दीनदयाल जी करते थे। उनकी स्पष्ट वाणी और सरल स्वभाव ने उन्हें गांव वालों के बीच जल्दी ही प्रिय बना दिया। शांति देवी ने घर के पास खाली पड़ी थोड़ी सी ज़मीन पर सब्जियां उगाना शुरू कर दिया। उनके हाथ की बनी ताज़ी सब्जियां और रामस्वरूप जी की छोटी मोटी कमाई से उनका गुजारा चल रहा था। अब उन्हें हर काम के लिए नेहा या प्रवीण का मुंह नहीं ताकना पड़ता था। एक शाम शांति देवी ने रामस्वरूप जी से कहा, जी, जब से हम यहाँ आए हैं मेरे घुटनों का दर्द भी कम हो गया है। शहर की उस घुटन से कहीं बेहतर है यह खुला आसमान और अपनी ज़मीन। रामस्वरूप जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मन की शांति ही सबसे बड़ी दवा है। शांति, जब तक हमारे हाथ पांव चल रहे हैं हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। उधर शहर में नेहा और प्रवीण को लगा था कि माता पिता के जाने से उनकी ज़िंदगी में आसानी हो जाएगी। उन्हें अब बुजुर्गों के खर्च और बोझ की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जल्द ही उनकी ज़िंदगी में अजीब सी खालीपन आने लगी। प्रवीण का काम का तनाव बढ़ता गया। उन्हें अक्सर देर रात घर लौटना पड़ता। उनका बेटा आर्यन, जो अब 8 साल का था,
पहले दादी दादा के साथ खेलता था, उनके जाने के बाद वह अकेला महसूस करने लगा। नेहा अपने किटी पार्टी और सोशल सर्किल में व्यस्त रहती थी, इसलिए आर्यन को सारा दिन मेड के सहारे रहना पड़ता था। एक दिन आर्यन ने रोते हुए नेहा से कहा, मम्मी मुझे दादा दादी के पास जाना है, यहाँ मुझे कोई कहानी नहीं सुनाता और मैं अकेला हो जाता हूँ। नेहा ने बेटे को चुप कराया, पर उसे पहली बार अपने माता पिता की कमी महसूस हुई। इसके कुछ महीने बाद प्रवीण की कंपनी में बड़े पैमाने पर छटनी हुई और प्रवीण की नौकरी चली गई। आलीशान घर की ईएमआई और भारी खर्चों का बोझ अचानक उन पर पहाड़ बनकर टूट पड़ा। जिस आलीशान अपार्टमेंट को उन्होंने रामस्वरूप जी के पैसों से खरीदा था, वह अब उनके लिए कर्ज का जाल बन गया था। तनाव और आर्थिक तंगी के कारण नेहा और प्रवीण में रोज झगड़े होने लगे। जिस पैसे और स्टेटस पर उन्हें घमंड था, वह अब ढह चुका था। लगभग 1 साल बाद एक रात प्रवीण ने रामस्वरूप जी को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में वही घमंड नहीं था, बल्कि लाचारी और थकान थी। ससुर जी, मैं प्रवीण बोल रहा हूँ। मेरी नौकरी चली गई है और अब हम ये ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं। बैंक नोटिस दे रहे हैं और इधर माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, वो बहुत याद आ रही हैं। प्रवीण हकला रहा था। रामस्वरूप जी ने शांति से पूछा, तो तुम क्या चाहते हो बेटा? प्रवीण ने हिम्मत जुटाकर कहा, पिताजी क्या आप हमें थोड़ी आर्थिक मदद कर सकते हैं? हमने सुना है आपने गांव की बाकी ज़मीन भी बेच दी है, वो जो 1 करोड़ रुपए की रकम, क्या आप हमें दे सकते हैं? हम ये घर बचा लें, फिर मैं नई नौकरी ढूंढूंगा और आपका पैसा वापस कर दूंगा। रामस्वरूप जी ने लंबी सांस ली। उन्हें अपने बेटे और बहू का घमंड याद आया, उन्हें मिला स्टोर रूम याद आया और बोझ शब्द याद आया। उन्होंने दृढ़ता से जवाब दिया, बेटा प्रवीण, तुमने सही सुना, मैंने बाकी ज़मीन बेच दी। वह पैसा मेरे और तुम्हारी माँ के अंतिम समय के लिए है। जिस दिन हम लाचार होंगे, उस दिन हमें किसी बेटे या बेटी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और तुम कह रहे थे कि हमने तुम पर कितना खर्च किया। हमने अपना घर बेचकर तुम्हें पैसा दिया था बेटा। अब मेरे पास जो है वह सिर्फ हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है। रामस्वरूप ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, तुम्हें अपना घर बेचना पड़ेगा प्रवीण। उस 4 बेडरूम के फ्लैट को बेचो और एक छोटे घर में जाकर रहो। तुम्हारी माँ और मैंने तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति दी थी। प्यार और सम्मान पर तुमने उसे ठुकरा दिया। अब तुम्हें खुद ही अपना रास्ता बनाना होगा। प्रवीण और नेहा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे अब समझ रहे थे कि माता पिता का त्याग कितना बड़ा था और उन्होंने उसका कितना कम सम्मान किया था। कुछ महीनों बाद प्रवीण ने वह आलीशान फ्लैट बेच दिया और कर्ज चुकाया। जो पैसा बचा उससे उन्होंने शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा 2 कमरों का अपार्टमेंट खरीदा। एक दिन नेहा, प्रवीण और आर्यन गांव पहुंचे। उन्होंने रामस्वरूप जी और शांति देवी के छोटे पर सजे हुए घर के सामने घुटने टेक दिए। नेहा ने रोते हुए कहा, माँ पिताजी हमें माफ़ कर दीजिए। हमें पता चल गया है कि असली आराम पैसे या बड़े कमरे में नहीं, बल्कि अपने परिवार के प्यार और सम्मान में होता है। आपने सही कहा था, हमने अपनी इज्जत बेच दी थी। रामस्वरूप जी और शांति देवी ने उन्हें उठाया। उन्होंने नेहा और प्रवीण को गले लगा लिया। रामस्वरूप जी ने कहा, हम तुम्हें माफ़ करते हैं बेटी, बस याद रखना दौलत फिर कमाई जा सकती है, पर माता पिता का सम्मान और समय लौटकर नहीं आता। रामस्वरूप जी और शांति देवी ने अपने बचे हुए पैसे से नेहा और
प्रवीण की आर्थिक मदद नहीं की, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने का दूसरा मौका दिया। वे अब अक्सर गांव आते जाते रहते थे। आर्यन दादा दादी के साथ समय बिताकर खुश था। रामस्वरूप जी और शांति देवी ने यह साबित कर दिया कि बुढ़ापे में सम्मान से जीना बच्चों की दौलत पर निर्भर होने से कहीं ज़्यादा मूल्यवान है। नेहा, प्रवीण और आर्यन के गांव से लौटने के बाद रामस्वरूप जी और शांति देवी की जिंदगी में एक नया संतुलित दौर शुरू हुआ। नेहा और प्रवीण ने अपनी गलतियों से सीखा था। वे अब हर सप्ताह के अंत में गांव आने लगे। वे आर्थिक मदद नहीं लाते थे, लेकिन अपने साथ समय, खुशी और सम्मान लाते थे। प्रवीण ने शहर के छोटे अपार्टमेंट से ही नौकरी की तलाश शुरू की और जल्द ही उसे एक नई कंपनी में कम वेतन पर ही सही पर काम मिल गया। उन्हें अब वह घमंड छोड़कर जमीन से जुड़कर जीना आ गया था। गांव में रामस्वरूप जी और शांति देवी अब सचमुच में आराम कर रहे थे। उन्हें किसी की EMI या महंगे रखरखाव की चिंता नहीं थी। रामस्वरूप जी की पंडिताई और शांति देवी की सब्जियों की बिक्री से उनके अपने खर्चे आराम से निकल जाते थे। उन्होंने अपनी बची हुई धनराशि को बुढ़ापे की गारंटी मानकर सुरक्षित रखा था। एक रविवार को जब नेहा और प्रवीण गांव आए थे तो आर्यन दादी के साथ खेत में सब्जियां तोड़ रहा था। नेहा ने रामस्वरूप जी से कहा, पिताजी, आर्यन यहाँ कितना खुश रहता है। उसे पता चल गया है कि असली खुशी एयर कंडीशनिंग में नहीं बल्कि इस मिट्टी की खुशबू में है। रामस्वरूप जी ने स्नेह से नेहा का हाथ थामा। बेटी, तुम दोनों ने देर से ही सही पर यह सीख लिया कि जीवन में सबसे बड़ा निवेश रिश्तों में होता है, रियल एस्टेट में नहीं। हमें इस बात का संतोष है। समय बीता और लगभग 5 साल बाद रामस्वरूप जी की तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी। उन्हें गांव में ही डॉक्टर की सलाह पर दवाइयाँ दी गईं, पर अब उन्हें नियमित जांच के लिए शहर जाना जरूरी हो गया था। नेहा और प्रवीण तुरंत गांव आए। प्रवीण ने तुरंत शहर में एक अच्छा डॉक्टर तय किया और कहा, पिताजी, अब आप शहर चलिए, वहाँ आपको बेहतर सुविधा मिलेगी। आपको हमारे नए छोटे अपार्टमेंट में अपना एक कमरा मिलेगा। रामस्वरूप जी ने शांति देवी की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटी, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें इसी घर में सुकून मिलता है, लेकिन मुझे अब अपनी गारंटी का इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने अपनी बैंक पासबुक निकाली। देखो बेटा, यह वह पैसा है जो तुम्हारी माँ और मैंने अपने अंतिम दिनों के लिए बचा कर रखा था। मैंने यह पैसा इसलिए नहीं रखा था कि मैं खुद को लाचार पाऊँ, बल्कि इसलिए कि जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारे प्यार को परखे बिना इलाज करा सकूं। उन्होंने कुछ धनराशि निकाली और प्रवीण को देते हुए कहा, इन पैसों से शहर में अच्छी जांच करवाओ, लेकिन यह मत सोचना कि तुम मुझ पर कोई एहसान कर रहे हो। यह मेरी मेहनत की कमाई है जो मैंने सम्मान के साथ खर्च करने के लिए बचाई थी। तुम सिर्फ मेरे सहयोगी हो, मेरे आश्रयदाता नहीं। प्रवीण की आंखों में आंसू थे। इस बार वे गर्व या लालच में नहीं, बल्कि गहरे पश्चाताप और प्रेम के आंसू थे। उसे समझ आ गया था कि उसके ससुर जी ने न सिर्फ बुढ़ापे के लिए पैसा जमा किया था, बल्कि बुढ़ापे की इज्जत भी जमा की थी। रामस्वरूप जी ने शहर में बेहतरीन इलाज करवाया और जल्द ही स्वस्थ होकर वापस गांव आ गए। उन्होंने अपना अंतिम समय अपने छोटे से घर में अपनी प्रिय पत्नी और अब समझदार हो चुके बच्चों के प्रेम और सम्मान के बीच बिताया। वह अंत तक स्वावलंबी रहे। रामस्वरूप जी ने शांति देवी से कहा, शांति, हमारा वो पहला घर भले ही करोड़ों का था, पर यह छोटा सा घर अमूल है।
यहाँ हमें वो आराम मिला जो 4 बेडरूम के फ्लैट में भी नसीब नहीं हुआ। दोनों ने एक दूसरे को देखा और संतोष भरी मुस्कान के साथ चाय पीने लगे। उन्हें पता था कि उन्होंने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल की है, बुढ़ापे में अपनी शर्तों पर सम्मान के साथ जीना। रामस्वरूप जी की सेहत अब काफ़ी अच्छी थी, हालांकि उम्र का तगाजा था। उनके गांव के घर में अब एक शांत और स्थायी सुकून बस गया था। नेहा और प्रवीण नियमित रूप से आते थे और अब उनका आना सेवा और प्रेम का प्रतीक होता था, न कि दिखावे का। एक बार प्रवीण ने रामस्वरूप जी से पूछा, पिताजी, आपने उस समय घर बेचने का फैसला क्यों किया जब आप पूरी तरह से आत्मनिर्भर थे? रामस्वरूप जी ने धूप में बैठकर अपना चश्मा ठीक किया, धीमी आवाज में बोले, बेटा, मैंने घर इसलिए बेचा क्योंकि मैं तुम्हें और नेहा को एक सबक देना चाहता था। मुझे पता था कि तुम लोग उस घर की कीमत को सिर्फ ईंट गारे में आंक रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता था कि माता पिता का मूल्य किसी घर की कीमत या उनकी पेंशन से नहीं आंका जाता। मैंने तुम्हें मौका दिया कि तुम अपनी इज्जत, प्यार और फर्ज की परीक्षा लो। तुम उसमें फेल हुए, पर अब तुमने सीख लिया है कि उन्होंने शांति देवी की ओर देखा। और दूसरी बात, मैंने देखा कि तुम्हारी माँ कितना चाहती थी कि हम तुम्हारे पास रहें। मैंने उनका ख्याल रखा, उन्हें वो अनुभव दिया, भले ही वह कड़वा था। अब उन्हें इस बात का संतोष है कि कोशिश तो की थी। यह बात इस बुढ़ापे में बहुत ज़रूरी होती है। प्रवीण ने सिर झुका लिया। उसे एहसास हुआ कि उसके ससुर जी ने केवल अपना घर नहीं बेचा था, बल्कि अपनी संतानों के लिए एक महंगा ट्यूशन फीस भरी थी। कुछ वर्षों बाद रामस्वरूप जी ने 85 वर्ष की आयु में शांति से अपने गांव के घर में अंतिम सांस ली। उनके चेहरे पर किसी तरह का कोई पछतावा या दुख नहीं था, बल्कि असीम शांति और संतोष था। नेहा और प्रवीण पूरी श्रद्धा से अंतिम संस्कार के लिए गांव पहुँचे। रामस्वरूप जी के देहांत के बाद वसीयत पढ़ी गई। उन्होंने अपनी सारी बची हुई संपत्ति, गांव का पक्का मकान और बैंक में रखी बुढ़ापे की गारंटी राशि नेहा और प्रवीण के नाम बराबर बराबर बांट दी थी। लेकिन वसीयत में एक शर्त लिखी थी, मेरी अंतिम इच्छा है कि तुम दोनों इस पैसे को अपने बच्चों के नाम पर या किसी और बड़े निवेश में खर्च करने से पहले इस धन का उपयोग किसी ऐसे बुजुर्ग के लिए करना जिसे अपने बच्चों से सम्मान नहीं मिल रहा हो या जो किसी कारणवश अपना घर खो चुका हो। इस पैसे से किसी बेसहारा बुजुर्ग को कुछ समय के लिए आराम का कमरा देना। और दूसरा, मैं तुम्हें यह घर इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम्हें यह याद रहे कि असली सुकून और शांति बड़े घर के शोरगुल और दौलत में नहीं, बल्कि अपने छोटे से ठिकाने और आत्मसम्मान में बसती है। इस घर को बेचना मत, इसे कभी कभी देखना और अपने माता पिता के त्याग और तुम्हारे द्वारा दी गई गलतियों को याद रखना। नेहा और प्रवीण की आंखें भर आईं। यह वसीयत महज पैसों का बंटवारा नहीं थी, बल्कि रामस्वरूप जी की अंतिम सीख थी। उन्होंने मरने के बाद भी अपने बच्चों को उनकी नैतिक जिम्मेदारियों का एहसास करवाया। वसीयत पढ़ने के बाद नेहा और प्रवीण ने गांव के मकान को कभी नहीं बेचा। उन्होंने अपनी छोटी बचत से पिताजी की वसीयत की पहली शर्त पूरी करते हुए अपने शहर के पास एक छोटा वृद्धाश्रम शुरू करने में मदद की, जिसका नाम उन्होंने रखा सुकून।
वे नियमित रूप से उस वृद्धाश्रम जाते और वहां रहने वाले बुजुर्गों की सेवा करते थे। जब भी वे किसी बुजुर्ग को सम्मान और अपनापन देते, उन्हें अपने माता पिता के साथ किए गए अपने बुरे व्यवहार का पश्चाताप होता था। नेहा ने एक बार प्रवीण से कहा, हमारा असली फर्ज शायद अपनी संतान को पालना नहीं बल्कि अपने माता पिता को सम्मान देना था, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वे होते हुए देखते हैं। पिताजी ने अपनी कहानी से हमें यह सिखा दिया कि बुढ़ापे में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि इज्जत है। राम स्वरूप जी और शांति देवी की कहानी अब उनके परिवार की एक अमिट सीख बन गई थी कि जीवन के किसी भी मोड़ पर आत्मसम्मान को गिरवी रखकर मिला हुआ आराम सबसे बड़ी सजा होती है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।